5 साल से जिस गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रहा था उसी की हथौड़े से मार के हत्या कर देता है और उसकी डेड बॉडी को लेके 130 किलोमीटर ट्रैवल करता है और फिर ठिकाना लगा देता है। इस हत्या में उसके साथ उसकी पत्नी और उसका साला दोनों शामिल होते हैं। पर ये केस खुलता कैसे, ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कैसे होती है? एक 2.5 साल के बच्चे की वजह से, जो कि बोल ही नहीं सकता, वो बच्चा कुछ बता ही नहीं सकता, लेकिन उसके वजह से ये पूरा मर्डर केस खुलकर सामने आता है और आरोपी पकड़ा जाते हैं। तो ये क्या है पूरी मर्डर मिस्ट्री? कैसे अपनी लिविंग गर्लफ्रेंड जिसके साथ 5 साल से ये आदमी रह रहा था दिनेश, मौत के घाट उतार देता है और क्यों मारता है उसे, ये हम इस पूरी स्टोरी में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा इस मर्डर मिस्ट्री को जानने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आप सब अच्छे होंगे और सबकी लाइफ सही चल रही होगी। और इसी बीच हम सबकी लाइफ के बीच आए दिन हम ऐसी खबरें देखते हैं कि किसी प्यार के चक्कर में किसी ने किसी को मार दिया और कभी लव अफेयर में किसी को मार दिया। लेकिन ये केस है ना, थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा इसलिए क्योंकि लिविंग में रह तो रहे थे, एक कपल था जो लिविंग में रह रहा था 5 सालों से। जिस औरत की हत्या हुई है उसका नाम है जयश्री। जयश्री दिनेश के साथ 5 साल से लिविंग में रह रही थी। शादी के 6 महीने बाद ही जयश्री अपने पति से अलग हो जाती है और वो दिनेश के साथ रहने लगती है। दिनेश के साथ जो रिलेशन में आ जाती है तो 2.5 साल बाद उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम रखते हैं शिव। शिव की उम्र अभी भी 2.5 साल, मतलब 2.5 साल बाद शादी के जब शिव होता है तो उसका जो अभी भी उम्र है उसकी 2.5 साल ही है। तो इन तीनों का परिवार ठीक ठाक रह रहा था। ये अपने किराए के रूम पे लेके थोड़ा सा पुणे से वाकाड़ जो एरिया है वहाँ ये रह रहे थे। अब जो दिनेश है, दिनेश ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस महिला के साथ, जयश्री के साथ लिविंग में रह रहा था, वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। अब जो दिनेश की पत्नी थी पल्लवी, वो उससे जयश्री की बात छुपा के रखा था और जयश्री से पल्लवी की बात छुपा के रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दिनेश है ये बहाना करके घर से दूर जाता था कि मैं काम के लिए जा रहा हूँ, 2 दिन के लिए बाहर, 3 दिन के लिए बाहर, और पैसे कुछ ला के देता नहीं था खास। तो कहीं ना कहीं जयश्री को शक हुआ कि ये इतने दिन के लिए मुझे छोड़ के जाता है, जाता कहाँ है और इसके पास इसका काम धंधा क्या है, ये तो पैसे भी कम ला के देता है, तो इतने दूर जाता कहाँ है। वैसे तो ये दिनेश जो है ये एक एसी मैकेनिक का काम करता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 2-3 जगह काम कर रहा रहता है और उसमें 2 घर का खर्चा चलाना ईजी बात नहीं है। तो ये अपनी पत्नी को ठीक ठाक पैसा नहीं देता, जिस कारण जयश्री को भी दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ता है और उसे अपने बच्चे को भी पालना है जो शिव है बेटा 2.5 साल का, और इधर जो उसकी पत्नी है पल्लवी को भी पैसे देने। तो इन सब बीच में दिनेश की लाइफ कहीं ना कहीं उथल पुथल हो गई थी। अब दिनेश समझ नहीं पा रहा था क्या करूँ, तो दिनेश ने थोड़ा जयश्री से राबता कम कर दिया, मतलब जयश्री से मिलना कम कर दिया। जयश्री के पास अब वो पहले 1 हफ्ते में जाता था, अब 2-2 हफ्ते लगा देता था, फ़ोन पर बात करता था, फ़ोन पर चिकनी चुकड़ी बातें करके फंसाता था कि ऐसे हूँ, वो इस चीज़ में फंस गया हूँ, सॉरी, फलाना ढिपलाना, तरह तरह की बातें करता था। जयश्री को कहीं ना कहीं शक होने लगा। जयश्री इसका मोबाइल चेक करने लगी जब ये आता था। तो जयश्री को एक बात पता चली जो जयश्री के लिए बहुत शॉकिंग थी। जयश्री को पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं जो कि इसने उन्हें गांव में रखा है। अब ये जानने के बाद जयश्री बहुत ज़्यादा तिलमिला जाती है और वो लड़ाई करती है, शुरू कर देती है दिनेश के साथ। दिनेश 2-4 दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, फिर जयश्री से बोलती है तुम डिसीज़न लो, तुम डिसाइड करो, तुम्हें मेरे साथ रहना है या पल्लवी के साथ रहना है। तो जो दिनेश था वो जयश्री को कभी अपना मानता ही नहीं था। उसने तो अपना एक अफेयर के रूप में उसे लिविंग में रख लिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है पल्लवी से। तो एक दिन जयश्री उसे कहती है कि अगर तुम पहले तो डिसाइड कर लो मेरे साथ रहोगे या उसके साथ, अगर मेरे साथ नहीं रहना तो तुम्हें मंथली का इतना पैसा मुझे देना पड़ेगा, हाँ, तो अपने बेटे की पूरी पढ़ाई का खर्चा, ये सब चीज़ें, और तुम्हें इतना पैसे देने पड़ेंगे मुझे, नहीं तो मैं खुद आऊँगी और पल्लवी से बात करूँगी, तुम्हारी पत्नी को पूरी सच्चाई बताऊँगी, तुम्हारी घिनौनी करतूत बताऊँगी कि कैसे तुमने मुझे अपने झांसे में फंसाया, कैसे शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझे लिविंग में रखा। तो ये सब चीज़ था। तो अब दिनेश फंस चुका था। दिनेश को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार अब तो मैं क्या करूं, अगर ये जयश्री अगर पल्लवी को बोल देगी तो क्या हो। तो मानते नहीं और कुछ दिनों तक ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहते। अचानक से जयश्री पहुंच जाती है पल्लवी के घर
अब पल्लवी को पूरी घटना बताती है। अब ये मामला सुलझाने के लिए दिनेश दोनों को समझाता रहता है, बातचीत करता रहता है। इसी बीच जयश्री और दिनेश की बहुत तेज़ लड़ाई होती है, जिसके बाद जयश्री कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी कर दूंगी पुलिस में और तुम्हारे खिलाफ FIR करवाऊंगी, तुम्हें जेल में भेजूंगी सलाखों के पीछे। ये बहुत सारी चीज़ चलती है। जयश्री को एक थप्पड़ मारता है। जयश्री बोलती है अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। तब तक दिनेश ये बात सुनता है और उसे डर लगता है कि कहीं ना कहीं जयश्री मेरे बारे में पुलिस में अगर कंप्लेंट करती मैं फंस जाऊँगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा। वो हथौड़ी से जब वो पीछे घूमती है उसके सर पर मार देता है। एक बार नहीं करता, कम से कम 10 बार हथौड़ी से मारता है और इतनी बेरहमी से मारता है कि फर्श पूरा खून खून हो जाता है, मर जाती है जयश्री जगह पर। अब दिनेश को डर हो जाता है कि यार मैंने मार तो दिया इसे, अब क्या करूं? तो अपनी पत्नी को पूरा सच बता देता है, पल्लवी को। पल्लवी सोचती है अब अगर पति जेल में चला गया तो बच्चों का करियर ख़राब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। पल्लवी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। पल्लवी एक फ़ोन लगाती है। वो फ़ोन होता है उसके भाई को, अविनाश को। अविनाश को बोलती है फटाफट घर आ जा गाड़ी लेके, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं और घर पे आप पूरी चीज़ बता दो। अविनाश घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि इन दोनों ने पहले किसी की हत्या कर दी है और वो डेड बॉडी हमें कहीं दूर डंप करनी है। तो ये पूरा जो एरिया होता है जहाँ मर्डर किया होता है इन्होंने, जहाँ हथौड़े से मारे थे, उसको साफ़ करते हैं ठीक से और फिर डेड बॉडी को ये एक गठरी में बांधते हैं और लेकर चले जाते हैं अपने साथ गाड़ी में। अब ये क्या करते हैं, पुणे में तो पुणे के आसपास ना लोनावला घाट, वैसे बहुत सारे घाट बहुत है, घाट्स वाले एरिया बहुत है जहाँ आए दिन डेड बॉडीज़ मिलती हैं और बड़ा कॉमन है वहाँ लोग मर्डर करके फेंक देते हैं। मतलब आप बहुत सारी स्टोरीज सुनोगे। तो ये 130 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं और एक खम्बन घाटी करके जो जगह है, मतलब इस सतारा और इसके बीच में पड़ता है पुणे के, 130 किलोमीटर ट्रैवल करके घाट पे ये डेड बॉडी फेंक देते हैं। अब डेड बॉडी फेंक के ये घर पे आ जाते हैं, लेकिन उन सब के बीच में उसका जो जयश्री थी उसका बच्चा भी वहीं मौजूद था। उसने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। 2.5 साल का था, कुछ बोल नहीं सकता था, बस माँ माँ करता रहता। अब ये क्या करता है, ये लोग इतने, मतलब आप समझिए इतने बेकार थे कि मर्डर करने के बाद उस बच्चे को ले जाके अलंदी यात्रा, मतलब एक वही घाट के आसपास एक अलंदी यात्रा होता है जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जुटते एक घाट पे और गंगा के किनारे पूजा होती है। तो वो अलंदी यात्रा में उस बच्चे को छोड़ आता है। अब बच्चे को छोड़ा है, अब कौन है इनके पीछे? इनके पीछे कोई नहीं बताने वाला। लेकिन यहाँ दिनेश एक गलती करता है। वो गलती होती है कि ये अपना जो किया करा है उसे छुपाने के लिए ये पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और कहता है कि मेरा बेटा है 2.5 साल का, वो गुमशुदा हो गया है, वो गायब हो गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उसकी फ़ोटो मांगती है और पुलिस हर ग्रुप में वायरल करती है, हर जगह वायरल करती है। तब ये आलंदी यात्रा जो चल रही होती है तो वहाँ पुलिस को ये बच्चा मिल जाता है और वहाँ की पुलिस कांटेक्ट करती है कि हमें ऐसा ऐसा बच्चा मिला है। तो पुलिस फ़ोटो मिलाती, बोलती हाँ ये वही बच्चा है, लाओ। अब आरोपी को फ़ोन करके पुलिस बताती कि तुम्हारा बच्चा मिल गया है, लेने आओ। आरोपी पहुंचता ही नहीं है शाम तक, बच्चा आ गया होता है, रात कर देता है, फिर जाके दूसरा कॉल करती है, तब आरोपी पहुंचता है। आरोपी बोलता है इसकी माँ कहाँ है, मतलब सॉरी पुलिस बोलती है इसकी माँ कहाँ है। तो बोलते इसकी मम्मी भी है, वो भी नहीं मिल रही है। तो बोलते तुम कैसे आदमी हो यार, इसकी माँ गायब है और तुम इसकी मम्मी का कंप्लेंट नहीं लिखा है, तुम्हें तुम्हारी पत्नी नहीं प्यारी, तुम्हें बस ये बच्चा प्यारा है। थोड़ा बहुत पुलिस थोड़ा कड़े शब्दों में इससे पूछताछ करती है। तो बोलता है नहीं वो दोनों गायब है, लेकिन वो मुझसे झगड़ा करके गई थी, तो मुझे उससे लेना देना कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे से लेना देना था, तो मैंने उसकी कंप्लेंट करा दी और बीबी से नहीं। तो पुलिस बोलती है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे अपने बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराओ। अब बीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट करते वहाँ आयो को अपनी कहानी बता। तो आयो जो होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि यार इस कुछ तो दाल में काला है, बीबी से झगड़ा, बच्चे की कंप्लेंट, कुछ सही नहीं लग रहा। फिर इसको पूछते कि शादी की फ़ोटो है, कुछ है तो दो। वो बोलता है नहीं शादी की कोई फ़ोटो नहीं है। तो पुलिस को और शक गहराता है, अगर शादी किया नहीं, कुछ प्रमाण पत्र कुछ नहीं होता है, सिर्फ बीबी की एक सिंगल फ़ोटो होती है, वो इसे दे देता है पुलिस वालों को। पुलिस वो फ़ोटो भेजती है। फिर इसी बीच 2-3 दिन बाद, ये देखिए पूरी जो घटना है, ये 24 नवंबर को मर्डर होता है। 25 नवंबर को ये लोग उसकी डेड बॉडी फेंक देते हैं और जाके कंप्लेंट दर्ज कराता है। 27 नवंबर के आसपास जो खम्बट घाटी है, जो घाट है जहाँ इसने डेड बॉडी फेंकी थी, वहाँ एक जो राह चलता है ट्रक ड्राइवर था, वो अपना ट्रक रुकाता है फ्रेश होने के लिए बीच में, तो उसको डेड बॉडी दिख जाती है घाटी। वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करता है, पुलिस जगह पे पहुँचती है, पुलिस डेड बॉडी की शिनाख्त करती है और
पुलिस उसे अपने अंडर ले लेती है और पुलिस देखती है आस पास में कितनी गुमशुदगी की रिपोर्ट है, क्या कुछ है। तो पुलिस हर पुलिस स्टेशन में उस महिला की फ़ोटो भेजती है, जो कि महिला का फ़ोटो चेहरा जो है वो चेहरा ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो चेहरा तुरंत पहचान में आ गया। जब पुणे पुलिस के पास, वाकाड़ पुलिस के पास उसकी फ़ोटो आई तो पुलिस पहचान गई। पुलिस ने तुरंत फ़ोन कर उसके पति को बुलाया। पति ने बोला, अरे बाप रे बाप, मेरी पत्नी को किसने मार दिया, क्या है। तो पुलिस जब इससे कड़ी पूछताछ की तो ये बताना ही नहीं चाहता था कि इसने मर्डर किया। ये तो साफ साफ मना कर रहा था, ये गुमराह कर रहा था कि इसके और भी 2 बॉयफ्रेंड थे, इसका नंबर डालो, ये सब बहुत तरह की चीज़ें बात कर रहा था। लेकिन जब इसका पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड जब जयश्री का निकाला तो पता चला कि नहीं, ये किसी से बात ही नहीं करती थी, ये सिर्फ बात करती थी अपने पति से। फिर इसके पति का जब फ़ोन, मतलब पति जो ये मुँह बोला पति अपने आप को बोल रहा है, जब दिनेश का फ़ोन चेक किया गया तो दिनेश की लोकेशन थी वो खंबट घाट में ही पता चली थी कि खंबट घाट के आसपास इसकी लोकेशन उस दिन मिली है। पुलिस ने फिर अपने तरीके से जब इससे पूछताछ की और जब सब चीज़ें सामने रखी कि ये देख तेरा मोबाइल सिग्नल यहीं का दिखा रहा है, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा था। पुलिस ने लास्ट कॉल देखा कि अविनाश दिनेश जो है वो किससे बात किया है, तो पल्लवी निकली, पल्लवी और अविनाश। जब पल्लवी और अविनाश से पूछताछ की तो पता चला ये तो इसकी रियल पत्नी है। ये कौन है, फिर पूरी कहानी खुल जाती है कि ये तो लिव इन वाली गर्लफ्रेंड थी। फिर अविनाश और पल्लवी से भी कड़े पूछताछ करते तो वो सब चीज़ें पुलिस के सामने बताते हैं कि कैसे पल्लवी बताती कैसे मैंने अपने पति की हत्या को छुपाने के लिए मैंने अपने पति का साथ दिया। अविनाश बताता है कि मैं अपनी दीदी की मदद करने के लिए इन लोगों के साथ इस साजिश में शामिल हो गया और मैंने डेड बॉडी को हमने मिलकर तीनों ने ठिकाने लगाए 130 किलोमीटर बाद। तो दिनेश का तो किस्सा पुलिस ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और दिनेश को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। वहीं उसकी पत्नी को और जो उसका साला है अविनाश, उसे भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन देखिए, एक बच्चा 2.5 साल का जो कुछ बोल नहीं सकता, सिर्फ माँ कर रहा था, अगर वो ऐसी चीज़ों में कैसे, पुलिस के भी पास भी इम्पॉसिबल था कि पता लगाए, और जब तक कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो कोई कैसे पता लगा सकता है। लेकिन पुणे पुलिस की इसमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने केस को सीरियसली लिया और जल्दी से इसे सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही इन्होंने पकड़ लिया इन्हें, और ये बड़ा ही अपने आप में ही, मतलब लिविंग गर्लफ्रेंड और ये सब चीज़ों में हम आए दिन देखते ही हैं मर्डर केसेस ये सब। और लोग भी कहते हैं कि अब फिर लोग कहेंगे उसकी भी गलती थी, वो उसके साथ लिविंग में क्यों रह रही थी, तरह तरह की बातें भी करेंगे। लेकिन देखिए, किसी की हत्या करना तो बहुत बड़ा अपराध है। आप कैसे कर दिए किसी की हत्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मेरी पुरानी वीडियो में देख रहा था, सब लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, और मेरे भाई बहुत सारे मुझे सजेशंस भी देते हैं। मैं उन सब सजेशंस को लेता हूँ, जैसे मैंने पहले ही कहा था, तो मैं उन सब सजेशंस को पढ़ता हूँ आपके सामने। और मैंने जो लास्ट मर्डर मिस्ट्री की थी उस पर बहुत सारे मेरे भाइयों का प्यारे कमेंट थे। एक जो नाजी बुल्ला अंसारी हैं, वो कहते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, मैं अहमदाबाद से हूँ। देखिए, मैं तो हूँ वैसे मुंबई से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, लेकिन अब फ़िलहाल नोएडा आ गया हूँ। फिर एक लिखते हैं संजय पाल, सर भैया मैं आप लोगों को बहुत सुनता हूँ, लेकिन आप लोग अक्सर ये बोलते हैं कि मुजरिम बहुत चालाक है, तो क्या पुलिस सब बेवकूफ़ की भर्ती होती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुजरिम चालाक होता है, लेकिन चालाकी ज़्यादा दिन काम तो नहीं आती, बाद में तो पकड़ा ही जाते। चालाक मुजरिम वही है जो केस पता ही ना चले। तो बहुत सारे भाई हैं जो कमेंट्स करते हैं और वीडियो पे अच्छा फीडबैक देते हैं। मैं उन सब के कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके फीडबैक ही लेना मेरा काम है, क्योंकि क्राइम तक एक फैमिली है, जो हमारे व्यूअर्स नहीं, ये सब हमारी फैमिली जो ये कहानियाँ सुनती है। और ये है कि आप अवेयर रहें, चीज़ें आपके आसपास जो हो रही हैं उससे आप अवगत रहें। तो ये थी आज की मर्डर मिस्ट्री। कल एक और नई मर्डर मिस्ट्री के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।